I welcome my viewers to my e-political science YouTube platform, and today we are going to discuss on NEP 2020 transforming India's education system. I hope this topic will help you to connect with this new policy, and we will be able to discuss. So let's start with NEP 2020 transforming India's education system. The NEP is a comprehensive framework for reforming the Indian education system. It aims to create a more equitable, holistic, and relevant educational experience for all learners. The policy emphasizes critical thinking, creativity, and lifelong learning. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए एक व्यापक रूपरेखा है। इसका उद्देश्य सभी शिक्षार्थियों के लिए अधिक न्याय संगत, समग्र और प्रासंगिक शिक्षा अनुभव बनाना है। नीति आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और आजीवन सीखने पर यह जोर देती है। समग्र विकास, बहुविषयक शिक्षा और प्रौद्योगिकी के एकीकरण पर यह केंद्रित है। यह नीति सभी के लिए अधिक समावेशी और सुलभ शैक्षिक ढांचा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब हम जो एजुकेशन पॉलिसी अभी तक रही है उसको एक बार बाइफरकेट करके देखेंगे कौन सी शिक्षा नीति रही है पुराने समय से। अगर हम देखें तो औपनिवेशिक काल से, जैसे मैकॉले मिनट 1836 का जो मैकॉले का जो शिक्षा पद्धति था, एंड मैकॉले मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन एंड एडवोकेटेड फॉर द प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो मैकॉले ने जो इंग्लिश की जो वर्चस्वता जो है उसको बरकरार रखने की बात की थी। Then Wood's Dispatch of 1854, it was often referred as the Magna Carta of English education in India. It recommended the establishment of universities in Bombay, Calcutta, and Madras. It emphasized the need for vocational and practical education. इसे अवसर जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो हम कह सकते हैं कि जो ये आधार रहा वुड्स डिस्पैच का, वो कहीं ना कहीं जो अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करता रहा। उसके बाद हम देखते हैं हंटर कमीशन, उसने 1882 और 83 में it focused on primary and secondary education, and it recommended the expansion of primary education and improvement in secondary and education. तो इसने प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पे ध्यान केंद्रित किया और प्राथमिक शिक्षा के विस्तार तथा माध्यमिक शिक्षा में सुधार की भी इसने सिफारिश की। फिर हमने इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट देखते हैं, 1904 में आया ये। इट हैड एम्ड एट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन, introducing stricter regulations for universities, and it emphasized on research and academic standards. तो इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना रहा। विश्वविद्यालयों के लिए सख्त नियम लागू किए गए और अनुसंधान और शैक्षिक मापदंडों में जोर दिया गया। फिर सैडलर कमीशन आया जो कि 1917 और 19 में आया। इट हैड एग्जामिन्ड द प्रॉब्लम्स ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी and extended its recommendations to other universities, suggested reforms in secondary education to prepare students better for university education. तो ये जो सैडलर कमीशन था वो कहीं ना कहीं जो है हायर एजुकेशन में किस तरह से हम जो यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे हम किस तरह की रिफॉर्म कर सकते हैं उसकी बात करता है। देन इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल एजुकेशन, नाउ लैंग्वेज एंड कुरिकुलम. The emphasis on English, it had created a divide between the English educated elite and the masses. Traditional systems of education in Sanskrit, Persian, and regional languages they were marginalized. अंग्रेज़ी पर जोर ने अंग्रेजी शिक्षित अभिजात वर्ग और जनता के बीच विभाजन पैदा कर दिया, और संस्कृत और फारसी और क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा की जो पारंपरिक प्रणालियां हैं वो जो है हाशिए पर चली गई। एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स की अगर हम बात करते हैं तो द एजुकेशन सिस्टम वाज डिज़ाइन टू प्रोड्यूस मोर एडमिनिस्ट्रेटर्स to serve the colonial government. Social impact, while it did provide some Indians with opportunities for advancement, it also reinforced social hierarchies and limited access to education for many. और कहीं ना कहीं एक सामाजिक जो है पदानुक्रम जो है बढ़ाने की कोशिश किया, उसको मजबूत किया कि एक हायरार्की के आधार पर जो है जो ज़्यादा पावरफुल होंगे उनको ही वो शिक्षा मिलेगी. सो दीज पॉलिसीज़ दे हैड लेड द ग्राउंड वर्क फॉर द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, but also left a legacy of inequality
and a focus on rote learning, and that continue influence the Indian education even in the post independence era. तो जो भी औपनिवेशिक काल में जो नीतियाँ रहीं, बहुत हद तक वो नीतियाँ उत्तर औपनिवेशिक काल में या स्वतंत्रता के बाद भी हमें देखने को मिली, उसमें कंटिन्यूटी रहा। यही कारण रहा कि हर बार जो भी एजुकेशन नीति आई, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे एजुकेशन नीति पे इम्प्रूवमेंट रही, और लोगों ने जो है एक्सपेक्ट किया कि कुछ ऐसा कुछ सब्सटैंटिव आए जो कहीं ना कहीं जो है लोगों को ज़्यादा हेल्प करे, उनको एजुकेशन को सीख करने में, और इक्विटेबल जो एक्सेस हो वो कहीं ना कहीं इंश्योर किया जाए। तो ये जो प्रीवियस एजुकेशन पॉलिसीज़ इन इंडिया है, जो हमने कॉलोनियल के बाद डिस्कस करना है, वो है पहला नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। ये कब आया था? ये आया था 1968 में। अब based on the recommendations of the Kothari Commission that was set up in the year 1964 to 66, कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर ये जो है पॉलिसी आई। उसके बाद इसने किस पे एम्फोसाइज किया? तो कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। इसने और क्या इंट्रोड्यूस किया? इट इंट्रोड्यूस द 3 लैंग्वेज फार्मूला। देन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। अब फिर 20 साल बाद फिर एक पॉलिसी आई। इट एम टू रिमूव डिस्पैरिटीज एंड प्रोवाइड इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। इसका उद्देश्य समान अवसर सबको देना है, शिक्षा में सबको समान अवसर देना है। फोकस्ड ऑन एक्सपैंडिंग एक्सेस टू एजुकेशन एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी, उसके जो गुणवत्ता पे जो सुधार है उसकी बात कही गई। प्रमोटेड द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा दिया गया। मॉडिफाइड पॉलिसी 1992। देन ये जो पॉलिसी था इट अपडेटेड द 1986 पॉलिसी को अपडेट किया इसने, और टू एड्रेस इमर्जिंग चैलेंजेस एंड इनकॉर्पोरेट न्यू स्ट्रैटेजीज, जो नए नए हम नीतियाँ और ला सकते हैं और स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं, तो वो अपनाई गई। तो दीज पॉलिसीज़ हैड लेड द फाउंडेशन फॉर द NEP 2020, which seeks to build on past achievements while addressing contemporary educational needs and global challenges. इन नीतियों ने NEP 2020 की नींव रखी, जो समकालीन शैक्षिक आवश्यकताओं और शैक्षिक और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करते हुए पिछले उपलब्धियों को आगे बढ़ाने का प्रयास करती रहीं। अब हम देखते हैं कि NEP 2020 क्या है, इसके क्या की ऑब्जेक्टिव्स रहे। तो NEP 2020 की ऑब्जेक्टिव्स एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, ये 3 चीज़ों पे फोकस बहुत ज़्यादा रहा। तो इसने 2020 ने इट सेट्स फोर्थ सेवरल की ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूडिंग enhancing quality education, promoting equality, fostering innovation. It aims to make education more flexible and relevant to the needs of the 21st century, ensuring that every learner has the opportunity to thrive. NEP 2020 शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने, समानता को बढ़ावा देने और नवाचार जो हम कहते हैं, नवीनता या इनोवेटिवनेस को बढ़ावा देने सहित कई प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किए गए। इसका उद्देश्य शिक्षा को 21वीं शताब्दी की आवश्यकताओं के अनुरूप अधिक लचीला और प्रासंगिक बनाना रहा। यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक विद्यार्थी को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो सके। अब हम अगर देखते हैं तो एक्सेस, जैसे मैंने बोला, तो एक्सेस का क्या मतलब होता है कि सबको क्वालिटी एजुकेशन मिले और कहीं ना कहीं वो उसको अवसर उनको प्राप्त हो और वो उसको रीच कर पाए, उनके उनके उन तक पहुंच पाए वो शिक्षा। इक्विटी का मतलब क्या है? इट सीक्स टू इंश्योर दैट ऑल लर्नर्स दे हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू सक्सीड रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जेंडर और लोकेशन। Quality, it aims to improve the quality of education in India by introducing a new curriculum, frameworks, then teacher learning programs, teacher training programs, and other assessment methods. देन जो आयामी है, बहुमुखी विकास जिसे हम कहते हैं, या बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल जो आधार को लेके चला है 2020, उसका उद्देश्य छात्रों के बहुमुखी विकास को प्रोत्साहित करना रहा, जिसमें नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास भी शामिल रहे। और सृजनात्मकता, जिसे हमने पहले डिस्कस किया, इनोवेटिवनेस, कुछ नवीनता, नवाचार, कौशल विकास,
जिसमें हम कैपेबिलिटी कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं, स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये सारी बातें जो थी बहुत ही इंपॉर्टेंट रही। नाउ एम्फेसिस ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अगर हम देखें तो इसका जो वो रहा, जो स्ट्रक्चर रहा, उसमें सबसे पहले फाउंडेशनल स्टेज की बात की गई, जिसमें NEP 2020 introduces new foundation stage for the children age 3 to 6 years, and then it had tried to introduce the importance of learning in the child development. Then play based learning it had also introduced. Then holistic development it also tried to bring the holistic development, जिसे हम कहते हैं कि संपूर्ण जो विकास है, समग्र विकास की बात करता है ये। देन स्कूली शिक्षा, जिसको स्कूल शिक्षा तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और स्कूल शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा की बात करता है, तो उच्च शिक्षा में किस तरह से हम विकास की बात कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी यहाँ पे NEP 2020 ने बात की है। तो अब हम जैसे देखते हैं कि फ्लेक्सिबल और मल्टी डिसिप्लिनरी क्यूरिकुलम जो है उसमें क्या क्या क्यूरिकुलम ऐड किए गए। तो चॉइस बेस्ड लर्निंग वाज देयर, स्टूडेंट्स विल हैव मोर चॉइसेस इन selecting subjects and courses, allowing them to tailor their education to their interests and aspirations। तो छात्रों के पास विषयों और पाठ्यक्रमों के चयन में अधिक विकल्प होंगे, जिससे वे अपनी शिक्षा को अपनी रुचियों और आकांक्षा के अनुसार पढ़ सकेंगे। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होगा, जिसमें curriculum would emphasize on the interdisciplinary learning, encouraging students to connect different languages, skills, etc. And then experiential learning, that is field based learning, would be there through projects, to internship, to apprenticeships, then to real world experiences, to practical skills, and then how they would apply that knowledge। तो अनुभव आधारित जो शिक्षा है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रही है। तो NEP 2020 पाठ्यक्रम को अधिक अनुभव आधारित बनाने पर जोर देता है, ताकि छात्रों को वास्तविक दुनिया में में सीखने का मौका मिले। और मूल आधारित शिक्षा जो मूल्यों पर आधारित हो, जो कहीं ना कहीं उनका विकास करने में मदद करे, और कहीं ना कहीं जो है उनके ओवरऑल डेवलपमेंट में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प करे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। एंड देन प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस एंड कल्चर, this is very important. Now multilingual languages, now NEP 2020 encourages the use of all Indian languages in education, promoting multilingualism and fostering a sense of national unity। तो NEP 2020 शिक्षा में सभी भारतीय भाषाओं के उपयोग, बहुभाषावाद को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने को प्रोत्साहित करता है। अब जैसे हम कहते हैं विकास भी और विरासत भी, तो विकास भी और विरासत में मतलब विरासत जो हमारे कल्चरल रूट्स हैं, हमारे हेरिटेज हैं, उनको भी कहीं ना कहीं हमें अपने जो एजुकेशन के साथ उसको स्टिक करने की कोशिश करनी है, ताकि हम कभी भी अपने रूट्स को ना भूल सकें। तो द पॉलिसी एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीजर्विंग एंड प्रोमोटिंग इंडियन कल्चरल हेरिटेज थ्रू द curricula, फोस्टरिंग प्राइड इन नेशनल आइडेंटिटी। नीति पाठ्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय पहचान में गौरव को बढ़ावा देने, भारतीय सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया गया है। अब ग्लोबल पर्सपेक्टिव, लोकल टू ग्लोबल की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो ग्लोबल आइडिया है, द curriculum encourages students to learn about global cultures, their perspectives, fostering a deep understanding of interconnectedness and responsible global citizen। पाठ्यक्रम छात्रों को वैश्विक संस्कृतियों और दृष्टिकोणों के बारे में जानने के लिए प्रोत्साहित करता है, परस्पर जुड़ाव और जिम्मेदार वैश्विक नागरिकता की समझ को भी बढ़ावा देता है। स्ट्रेंथनिंग टीचर एजुकेशन एंड देयर training, their learning। Now why teacher education and training is important? Because only when a teacher gets more training and good education, he or she has that quality education in him or her, then only she or he can deliver good lectures, give more good output, qualitative output would be given by the teacher। So it is also equally important that apart from a student's capacity and capability building, teachers also need to undergo rigorous training and need
some developmental program from faculty developmental program, so that they also can enhance their own skills. So unless and until they are more enhanced, they won't be able to enhance the students. So vice versa it goes on. So enhanced training is the requirement here in NEP 2020. Their professional development, ongoing professional development opportunities will be provided to teachers to ensure they stay ahead of the latest pedagogical advancements and educational trends. Whatever the educational trends are there, whatever the change is there in the syllabus, the reading materials, and the required mediums, whatever, if the students are in bilingual, the teacher also should know to speak both the languages, irrespective of that he or she comes from which medium. So it doesn't matter. So the thing is those things, those uh, capacity building program is also needed from their end. And skill development, they are also needed to develop their skill, because if SEC paper or any other papers they are launched which require such technical expertise, so they should cater to those expertise, and they should have those expertise in them. So that is very important. तो शिक्षक शिक्षा का सुधार जो बहुत है, शिक्षा का सुधार भी और निरंतर जो है उसमें उसके उनके जो आधार है, उनके जो वो है जो काम करते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं सुधार होना चाहिए. Now increased investment in education. Now when we talk about, now since the budget has also come now, most of us are talking about how this budget is going to bring certain transformations, or it has certainly enhanced the burden of lowered the burden of certain people by lowering the taxes. Now when we are trying to locate such narratives, we also want to understand, and we also want to know that what are the percentage which is being incurred, which is being spent on education. Now what is the percentage, what are the investments which a particular state is doing or nation is doing. So public funding on education should be enhanced to facilitate more qualitative and accessible education. Then private investment also, and NEP 2020 also aims to attract private investment if due to some lack of funds, if there is a lack of public funding, then we can get more funding from the other educational institutes. So private investment is also encouraged here. And then as far as research and development is concerned, then more funding is also needed, more percentage of GDP we need to spend on education. Now what's the percentage we are spending on education is also very important. So when once we have lowered the tax slabs for the middle class people, or we have made the tax slabs negligible, now it is also very important that the funding on education should be speeded up, so that the education also gets more importance in the whole, we can say, the economic point of view, if we find it out, like in the economic perspective also, if we see, the education should be given more important, because only when the students are able to access equal and they get equal opportunity in education, then only they can excel. So there has to be integration of technology in education. This includes the use of digital tools and online resources to enhance learning experiences. Now why digital tools and online resources are needed? So that the digital divide is also bridged. And we have seen that in the past, during the COVID era, when mostly the educational platforms had gone online, and the students also had to learn online, teacher was giving lecture online. So at that time, the students who were not able to afford those online platforms, online mechanisms, so somewhere or the other they felt uh, excluded from the whole system. And so they were also, उनको हम कहते हैं कि कई बार वो लोग वंचित भी, they experience that they were not getting equal access to education. So it's also very important that the online resources, online tools are made available to all the students, irrespective of the class. So these increased investment it's an important perspective which needs to be seen in education policy,
very substantively. Then holistic development of students, since we are talking about skill based, value based education, we are talking about experiential learning, we are talking about field based learning. Obviously if we are following such mechanism, such method, it is going to build the total development of the holistic development of students through the critical thinking, through the analytical mindset, to the rational mindset, थ्रू क्रिएटिविटी, थ्रू इनोवेशन. अगर हम देखें तो रचनात्मकता से, और जो नवीनता है, जो नवाचार है, उससे कहीं ना कहीं पूरा समग्र विकास हो सकता है स्टूडेंट्स का. और कहीं ना कहीं जो छात्र हैं वो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को भी सुधार सकते हैं. NEP 2020 में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज और चीज़ें हैं जिनसे वो अपने कम्युनिकेशन को सुधारने में मदद कर सकते हैं. फिर लीडरशिप एंड टीम वर्क भी कहीं ना कहीं ये प्रमोट करता है. दिस प्रमोट्स द आइडिया ऑफ लीडरशिप स्किल्स एंड टीम वर्क, enabling the students to collaborate effectively, take initiative and inspire others. And then what are the challenges? Each and every policy has certain challenges, and so we can look into the challenges which NEP also faces. Obviously we all of us hear about how the infrastructure is there, and what are the infrastructures, what improvements have been done in our infrastructure, in upgrading the infrastructure, whether we have the resources for the 4-year courses and all. So how do we cope up with those challenges? So it remains the challenge. Then assessment and evaluation, what type of assessment mechanism should be used, should be exercised, so that equal opportunities and development is there for all the students. And then what how the governance and the accountability, what are the governance and accountability mechanisms for NEP, so that that is ensured. Then language barriers also many times comes, because many students, they are from regional language, and they want to, they cannot just get cope up with those multilingual languages. So that also multilingual education remains a challenge. And then even if we are talking about that, how we are implementing the mother language, so many students are not comfortable with that, and so we have to see that language barriers to regional languages, how we are able to cope up with that. Then curriculum development and implementations, so all these development, they need certain time and certain phases. We can phase out things and then we can ensure its implementation, because it is not a one day process, so it will take certain time before it is properly implemented. Then equity and inclusivity is very important, how we are ensuring the inclusive idea of education, how we are addressing the regional disparities, regional issues remains, as we discuss about the problem of digital divide. Now since all of us have Wi-Fi connections, we have laptops, we have tabloids with us, then there are many students who do not have access to these resources, and so they lack these resources. How do we make them more secure? How do we make them feel that they are also part and parcel of this education platform, where they can access things and they also feel empowered? So the thing is we need to ensure that these people also get these resources, the access to these resources. Then socioeconomic and cultural diversity is also a challenge, that when we talk about inclusive of education, there are so many cultures, so socioeconomic, there are differences. So how do we cope up with those differences and try to make that picture uniform? Then way forward, so what are the since these are the challenges, how we can cope up these challenges? So there are multiple perspectives through which one can cope up with these challenges. For example, through strategic planning, detailed and phased implementation plans with clear timelines and responsibilities. So this is a new policy, it requires whole lot of infrastructure, commitment, transparency, accountability, and many more things which we discussed. So it will need patience also from the stakeholders, from the people who are being
um, influenced by these policies, and whether they are students or the teachers who are currently either they are delivering lectures, or they are in this whole process of education, or the students who are learning within the NEP 2020. So all these we need. Then we need certain public private partnership, because leveraging private sector participation to supplement public investment, because investment, as I told, as discussed, that investment is very important. The resources, for resources we need revenues generation. So how those revenues would be generated? So obviously students also, they want that their resources or their fees and the other requirements which they want to access, they should be affordable. So how we can just cope up with those challenges, that without increasing the fees of the students, we are able to make our education platform more global, more equitable, and with more funding. So these challenges remain. Then capacity building program obviously is there, because if we are giving this putting this policy into a reality, then professional developmental programs for both the teaching, non-teaching, and the other staffs who are there is required. Technology integration is there, it is also needed. Expanding digital infrastructure and ensuring equitable access to technologies and community engagements. Obviously, since multiple engagements would be there in the whole policy implementation, so multiple communities, multiple stakeholders should also be involved, and the local communities also should be involved in this implementation process to build multi-dimensional support system, and then address any challenges and issues which are coming in the way of implementing it properly and substantively. So it remains it's a long term goal, and to see its success we need certain patience. So concluding or giving any untimely untimely saying about this policy won't be a justified effort for it. So what we need is that we need to have patience for to see how this policy is being implemented, and what are the loopholes, the challenges we are coming across, and then we can discuss with our teammates, the people at large, the communities at large, to cope up with these challenges, and to make this policy, which is really a fabulous one, just talking about multiple dimensions, the critical perspective, the innovative idea, the skill, and the employment opportunities, and make it a successful one. So I hope students, that this policy would obviously help you in the lecture in this policy would help you to understand this paper in a better way. So in conclusion, now when I'm concluding, I want to just say that this policy, it represents a transformative shift. It's a huge transformation in the Indian education system, and by focusing on quality, equity, and innovation, it aims to create a more inclusive and effective educational environment. The successful implementation of these reforms obviously shape the future of education in India. और NEP 2020 भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। तो गुणवत्ता, समानता और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करके इसका उद्देश्य अधिक समावेशी और प्रभावी शैक्षिक वातावरण को बनाना है। तो इन सुधारों का सफल कार्यान्वयन या क्रियान्वयन भारत में शिक्षा के भविष्य को आकार देगा ज़रूर। तो इसलिए हम सब एक बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग के साथ इस जो पॉलिसी है इसको हम ग्रहण करें, और जो भी अगर हम टीचर हैं तो हम बहुत पॉजिटिव तरीके से कंट्रीब्यूट करें, हम स्टूडेंट हैं तो हम पॉजिटिव तरीके से कंट्रीब्यूट करें। और कोई भी चीज़ जब नई आती है तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आती है, और साथ ही कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। तो हम चैलेंजेस को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करें, और हमारे पास अगर कोई भी सोल्यूशंस है, क्योंकि हर समस्या का समाधान होता है,
कोई भी हमारे पास अगर समाधान है, सजेशंस है, फीडबैक है, तो हम ज़रूर एज अ टीचर दें, एज अ स्टूडेंट दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।